उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को टाइम पर प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटा, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स को हम डिस्कस कर रहे थे। अगर पीछे से थोड़े से लेक्चर्स का रिव्यू देता चलूं तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा आपको पता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमने डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेटा जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the electrostatic force of attraction present between partial positive hydrogen and electronegative part। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है, उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, डेफिनेशन के बाद, मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HF इज वीकर एसिड एज कम्पेयर टू HCl, HBr एंड HI। ठीक है, उसके बाद एक और आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन ये था कि H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस। मैंने आपसे इसकी रीजन के बारे में डिस्कस किया था। बेटा मैंने आपको बताया था कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि H2S के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए बेटा वो गैस है और वाटर जो है वो लिक्विड है। इसके बाद हमने एक और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? HF इज मोर पोलर एज कंपेयर टू वाटर। HF इज मोर पोलर एज कंपेयर टू वाटर, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर एज कंपेयर टू HF। बेटा इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि H2O के अंदर टू टाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जबकि HF में एक होती है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू वन के। ये H2O की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, जो कि 100 सेल्सियस है, जबकि HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, ऑलमोस्ट 18। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वगैरह के जो फैक्टर्स थे वो इसमें ही डिस्कस किए थे, जो भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, सेकंड एप्लीकेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर बेटा एक बात याद रखनी है, अच्छा अब बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबिलिटी का ताल्लुक किससे है बेटा? आपको मैंने एक बात बताई थी कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर जो है वो हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। बेटा इसी रूल को अगर हम मद्देनजर रखें तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसलिए अब इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, सोल्यूबिलिटी के फैक्टर में। तो बेटा यहाँ पर एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इथाइल अल्कोहल is soluble in water at all proportions। ठीक है, why? इसकी रीजन बतानी है कि इथाइल अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल क्यों है। बेटा अगर हम इथाइल अल्कोहल को देखें तो इसके अंदर एथ का मतलब होता है दो कार्बन। ठीक है, दो कार्बन वाला जो अल्कोहल होगा उसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब बेटा अल्कोहल का जो OH पार्ट होता है, OH पार्ट होता है, देखें O जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, H जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि इथाइल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अगर आप वाटर को देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? H2O। ठीक है, H2O को आप H और बॉन्ड OH की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर भी OH प्रेजेंट है और इथाइल अल्कोहल में भी OH प्रेजेंट है। तो बेटा वाटर के अंदर जो OH होता है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि इथाइल अल्कोहल का जो OH है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका मतलब है कि इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो बेटा जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो मैंने एक फेनोमेना बताया लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इसलिए बेटा इथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर के अंदर
सॉल्यूबल है क्योंकि इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेटा यही लिखा है, वाटर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सिस्टम। Similarly, ethyl alcohol also have the tendency to form hydrogen bonds. ठीक है बेटा, so ethyl alcohol can dissolve in water because both can form hydrogen bonded with each other. ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से बेटा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगा होता है। अब बेटा OH ग्रुप आ गया तो OH ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब है इसके अंदर भी ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है और वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो बेटा लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि इनका साइज भी छोटा है। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब बेटा हाइड्रोकार्बन्स जो है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब बेटा इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी बात आपको मैंने ये बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन जो है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है बेटा? मैंने आपको बताया था कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होगी तो इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब ये होगा कि जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है तो इनके अंदर डिफरेंस कम है, तो इस वजह से ये नॉन पोलर होगा। तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल बिकॉज दे आर नॉट नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड दे आर नो चांसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आइस। यहां पर हेडिंग मिस हो गई है, लेकिन बेटा ये जो टॉपिक है सारा ये है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। याद रखिएगा ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आइस को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि यहां एक तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी अक्सर अराइज हो जाता है और इसके अलावा इसके अंदर से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर की सरफेस के ऊपर। जब लिक्विड वाटर के अंदर आप पानी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप गर्मियों में पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ यूज करते हैं, तो आप जैसे ही लिक्विड वाटर के अंदर आइस को डालते हैं तो वो सरफेस के ऊपर तैरने लग जाती है। वो इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। अब बेटा उसकी डेंसिटी क्यों कम है उसको हम डिस्कस करते हैं। बेटा वाटर जो है हमने पढ़ा था, वाटर जो है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होती है। अब टेट्राहाइड्रल कैसे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि टेट्राहाइड्रल कैसे होती है। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रल इसलिए होती है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बेटा इसके अंदर दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं जो कि इसको टेट्राहाइड्रोन बनाते हैं। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूलर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब बेटा होगा क्या? इसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब बेटा जब हम इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। जब फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी तो पैकिंग क्लोज हो जाएगी। जैसे ही बेटा ये आइस के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहाइड्रल से हेक्सागोनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा जैसे ही हेक्सागोनल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हेक्सागोनल कैसा स्ट्रक्चर होता है? 6 कॉर्नर। ठीक है, जो 6 कॉर्नर कंपाउंड होता है उसके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। लाइक ये देखें इसके दरमियान ये स्पेसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इस स्पेसेस की वजह से, एम्प्टी स्पेसेस की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब बेटा डेंसिटी कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बेटा अगर आप किसी बर्तन में देखें जहां पर आपने बर्फ जमाई हो तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर देखेंगे आप थोड़ी सी सरफेस उठी होगी, इसका मतलब है वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो गया। जब बेटा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो होगा क्या? डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम में वॉल्यूम जो है वो इनवर्स है डेंसिटी का, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने लिखा व्हेन द टेंपरेचर ऑफ वाटर इज डिक्रीज एंड आइस इज फॉर्म्ड देन मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर रेगुलर एंड दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड। बेटा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में स्पेसेस जो होंगे वो एम्प्टी होंगे। दैट इज व्हाई व्हेन वाटर फ्रीजेस इट ऑक्युपाइज। अब बेटा जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो होता है कि ये 9% वॉल्यूम ज्यादा घेरता है। ठीक है, 9% वॉल्यूम जब ज्यादा घेरेगा तो इसका मतलब है डेंसिटी जो है वो 9% कम हो जाएगी। तो बेटा यही लिखा हुआ, इट ऑक्युपाइज 9% मोर स्पेस एंड डेंसिटी डिक्रीज। द रिजल्ट इज दैट आइस फ्लोट्स। बेटा यहाँ एफ आना था तो ये फ्लोट्स ऑन वाटर है।
द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ डायमंड। अब बेटा अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो वो भी हेक्सागोनल है, इसलिए हम कहते हैं आइस और डायमंड का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। ठीक है बेटा, तो एटम कार्बन इन डायमंड इज एट सेंटर ऑफ टेट्राहाइड्रॉन जस्ट लाइक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल इन आइस। तो बेटा होता क्या है, डायमंड के अंदर भी हेक्सागोनल है, आइस के अंदर भी हेक्सागोनल है, जबकि लिक्विड वाटर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा बेटा अब होगा क्या, जैसे ही वाटर जो है 0 सेल्सियस पे आएगा तो ये फ्रीज हो जाएगा। अब बेटा यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वाटर फ्रीज हो जाता है समर विंटर के अंदर, सर्दियों में वाटर फ्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब है लेक्स के अंदर जो मतलब के सी एनिमल्स हैं लाइक फिशेस वगैरह वो तो मर जाएंगी। ठीक है, तो इसका क्या हल होता है बेटा, बेटा होता यह है कि आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि जब आप बर्फ जमाते हैं तो हमेशा सरफेस के ऊपर पहले बर्फ जमती है और नीचे जो होता है वो लिक्विड वैसे का वैसा मौजूद होता है। ठीक है जैसे जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता जाता है, बर्फ जमती जाती है, तो वो ऊपर सरफेस पे जमती है, उसके बाद नीचे आती है। ठीक है, इसी तरह से पाउंड्स में क्या होता है, पहले सरफेस के ऊपर बर्फ जम जाती है, जब बेटा सरफेस के ऊपर जम जाएगी तो हीट लॉस जो हो रहा है, जो टेम्परेचर कम हो रहा है, वो रेज होना, वो फॉल होना कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा बेटा तो नो हीट लॉस, जब नो हीट लॉस होगा तो नीचे जो होगा सरफेस के नीचे क्या होगा, वाटर जो है टेम्परेचर जो है वैसे का 4 सेल्सियस तक रहेगा, और इसके ऊपर जो फिशेस वगैरह हैं वो इजीली सरवाइव कर सकेंगी। ठीक है, तो यही सारा लिखा हुआ है, 4 सेल्सियस फॉल ऑफ टेम्परेचर सराउंडेड एज द एटमोस्फेरिक बिकम्स फर्दर कूल्ड। तो बेटा क्या होगा, 4 सेल्सियस पे ये रहेगा और अंदर जो फिशेस वगैरह हैं वो सरवाइव करती रहेंगी फ्यू मंथ्स तक। ठीक है, अब बेटा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ना होती तो होता क्या, तो बेटा होता ये कि एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर में ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, अब बेटा ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस आ गया, ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इसके अंदर जो ये जो एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, इसलिए बेटा इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये इसको आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हिसाब से देखना है स्ट्रक्चर ऑफ आइस को। आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये असल में मैं मतलब स्लाइड्स में मौजूद नहीं है, बुक के अंदर मौजूद हैं। ओके जी, आज का लेक्चर यहीं तक था, कोई भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।